हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू एडुवर्ड्स चैनल। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे एडुवर्ड्स चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हम रोज़ाना जो है प्रीलिम्स के लिए डिस्कशंस लेके आते हैं। जितने भी प्रीलिम फोकस हैं वो सारा कुछ मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो पढ़ाता रहता हूँ टाइम टू टाइम, राइट। और डेली हम कवर करते हैं दोस्तों। तो आज हम कवर करेंगे 10 और 11 जनवरी के, ठीक है। 10th और 11th जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा। ओके। और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। बेल आइकॉन मुझे ड्रा करना ही नहीं आ रहा है, उसको भी ऑन कर लीजिए, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो आपको अपडेट मिलता रहेगा मेरे द्वारा और हमारे जो दूसरे एजुकेटर हैं प्रकाश जी, उनके द्वारा आपको बहुत सारे वीडियोस अपलोड होते रहते हैं दोस्तों। अगर आप चाहें तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ। और ये हमारा जो है टेलीग्राम पेज है दोस्तों, जहाँ पे हम जो है रोज़ाना हमारे जितने भी वीडियोस के पीडीएफ्स हैं वो शेयर करते हैं, और वीडियोस के लिंक भी यहाँ पे हम पोस्ट करते हैं ताकि आपको इजीली एक्सेसिबल हो। दोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो ज्वाइन होना मत भूलिए। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। तो पहला जो न्यूज़ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि गुजरात में रिसेंटली एक्सकवेशन के दौरान हमको कई तरह के हड़प्पन एक स्केलेटन्स मिले हैं दोस्तों, जो कि 5000 ईयर्स अगो है। ओके। नॉट ओनली द स्केलेटन्स, उसके साथ साथ हमको कई तरह की ज्वेलरी देखने को मिली है। ओके। और कई तरह के जो है इक्विपमेंट्स, वहाँ के जो थिंग्स होते हैं, कई तरह के सामान हमको देखने को मिला है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। बट ये ऐसा माना जा रहा है, इनकी जब कार्बन डेटिंग की गई तो ऐसा माना जा रहा है कि ये 5000 ईयर्स अगो के हैं। ओके। देखिए, बहुत सारे ख़जाने, बहुत सारे अभी ऐसे सीक्रेट छुपे हुए हैं हड़प्पा के रिलेटेड, जो अभी धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं दोस्तों इतने सालों बाद। ओके। सो हम लोगों को डेथ रिचुअल्स के रिलेटेड भी कई सारे एक्सकवेशन के दौरान हमको पाया गया, जैसे कि क्या होता है वो, जैसे स्केलेटन रिमाइंस हो गया, सिरेमिक पॉट्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, एनिमल बोन्स हो गए दोस्तों। और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो 3200 बीसी से लेकर 2600 बीसी के दौरान, इसके बीच में जो प्री अर्बन हड़प्पन है, ये हड़प्पन साइट्स हैं, उसमें ये पाए गए हैं दोस्तों। ओके। सो देर आर सेवरल अदर हड़प्पन साइट्स इन द स्टेट, अभी एक्सकवेट करना अभी बाकी है। ओके। क्या क्या फाइंडिंग्स मिले हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे इमेज पे भी देख सकते हैं दोस्तों, कई तरह के स्केलेटन रिमाइंस मिले हैं और पॉट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे हमको पाया गया है दोस्तों, राइट। एंड अदर साइट्स लाइक ढोलावीरा हैव सिमेट्री इन एंड अराउंड द टाउन, बट नो मेजर हैबिटेशन हैज़ बिन डिस्कवर्ड हियर। ओके। साइट डेमोन्स्ट्रेट ट्रांजिशन फ्रॉम अर्थ माउंट बोरियल्स टू स्टोन ग्रेव्स, और कई तरह के पॉटरी भी फीचर्स कई तरह के हमको देखने को मिले हैं एक्सकवेटेड फ्रॉम अर्ली हड़प्पन साइट इन सिंध एंड बलूचिस्तान, जैसे कि पेबल्स ऑफ लोकल रॉक हो गया दोस्तों। ओके। या फिर आप बसाल्ट वगैरह देख सकते हैं, वर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन एंड क्ले वर यूज टू बाइंड देम टुगेदर, ठीक है। कई तरह के पेबल्स ऑफ लोकल रॉक, बसॉल्ट एक्सेट्रा वर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन, और क्ले भी यूज़ किया जा रहा है उस टाइम के, उस ज़माने के चीज़ों को बनाने के लिए। इस तरह के हमको जो है रॉ मटेरियल्स देखने को मिले हैं दोस्तों। और मेजर बरियल प्रैक्टिस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन ये भी पाया गया है दोस्तों। और इसके जो बरियल साइट्स है, इन्होंने जो है हमारे हिस्टोरियंस ने 3 तरह के इसको डिवीजन किया गया है। पहला आपको कंप्लीट बरियल होगा, ओके, फ्रैक्चर बरियल होगा, उसके बाद अर्न बरियल होगा दोस्तों। ओके। अर्न बरियल इज नथिंग बट आदमी को जलाने के बाद उसके जो एशेस पाए जाते हैं, राइट, आज भी कई तरह के हिंदू रिचुअल्स फॉलो करते हैं, तो उसके एशेस को जो है बरी कर दिया जाता था। एक आपको कंप्लीट बरियल यानी विथ बॉडी के साथ, जैसे मुस्लिम्स बरी करते हैं, ओके, क्रिश्चियंस वगैरह वैसा बरी करते थे। दूसरा फ्रैक्शनल बरियल करते थे दोस्तों, ओके, दूसरा। और तीसरा जो अर्न कहा जाता है इसको, अर्न, ओके, नॉट ऊन, इट्स अर्न। So burial of ashes after cremation. Most common burial method was placing body with head towards north in a simple pit or a brick chamber दोस्तों। ओके। सो जो भी हेड है, जो भी सुलाया जाता था बॉडी को, उनका जो हेड था वो नॉर्थ फेसिंग हुआ करता था दोस्तों, ठीक है, उस तरफ इनको सुलाया जाता था। एंड ग्रेव गुड्स इंक्लूड फूड, पॉटरी, टूल्स, ऑर्नामेंट्स कैन ऑल्सो फाउंड अलॉन्ग विद द बॉडी, क्योंकि ये लोग मानते थे डेथ आफ्टर लाइफ आफ्टर डेथ। ओके, ठीक है। सो लाइफ आफ्टर डेथ यानी मरने के बाद भी एक जीवन होता है, इस तरह के इनका मानना था। तो इसीलिए बॉडी के साथ साथ ये लोग कुछ खाना भी दे देते थे
ओके, पॉटरी टूल्स, उसके ऑर्नामेंट जो होते थे जिससे वो प्यार करता था दुनिया में जब जिंदा होता था, तो उसके सारे रिलेटेड थिंग्स को बरी कर दिया जाता था ताकि उसको कोई चीज़ की महसूस ना हो। लाइफ आफ्टर डेथ में ये बिलीव किया करते थे दोस्तों। तो चलिए मैं आपको थोड़े बहुत मेजर हड़प्पन साइट्स के बारे में भी थोड़ा हम बता देता हूँ ताकि आपको भी आइडिया लग जाए कि कौन से इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स हैं। वैसे तो बात किया जाए कई सारे हड़प्पन साइट्स है दोस्तों गुजरात में, आगे मैं आपको एक मैप में भी दिखाऊंगा। बट मोस्ट प्रोमिनेंट हड़प्पन साइट जो माने जाते हैं वो है लोथाल। आपने बहुत बार इसका नाम सुना होगा, लोथाल, जो कि डॉक यार्ड भी कहते हैं इसको। और दूसरा जो है डोलावीरा दोस्तों, डोलावीरा के बारे में अभी अभी हमने जिक्र किया है। तो ये मोस्ट प्रोमिनेंट साइट्स हैं जहाँ पे एक्सकवेट किया गया था। और डोलावीरा को जो एक्सकवेट किया गया था 1990 में, याद रखिए इसको कब बाहर निकाला गया था, 1990 में। और लोथाल को जो है 1954 में इसको एक्सकवेट किया गया था दोस्तों, ठीक है, 1954 में इसको एक्सकवेट किया गया था। सो ये इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं, कभी आपको एग्ज़ाम में भी पूछ सकते हैं दोस्तों। और इसको जो करने वाले इनका नाम था एएसआई की टीम आर.एस. बिश्त इनका नाम था, ठीक है। और इसके अलावा भी आपको बहुत सारे इंडिपेंडेंट साइट्स मिल जाएंगे, जैसे कि रांगपुर हो गया। रांगपुर भी जो है एक वन ऑफ द हड़प्पन साइट्स है गुजरात में, राइट। और 1954 से लेकर 1958 तक सौराष्ट्र और कच्छ में भी कई तरह के इसके साइट्स हमको पाए गए हैं दोस्तों। लोथाल की बात करें, इसको जो एक्सकैवेट किया था उनका नाम था, एग्जाम में भी पूछा था दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एस.आर. राव इनका नाम है दोस्तों, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि 1957 में इसको एक्सकैवेट किया गया था, राइट। और दूसरा बात करें, ये आपको कहाँ पे, ये एक्चुअली डॉक यार्ड भी कहा जाता है क्योंकि ये जो ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती है वहाँ पे ये सिचुएटेड है दोस्तों, इसीलिए लोथाल को जो है डॉक यार्ड भी कहा जाता था। और एक इम्पॉर्टेंट नाम है लोथाल का जो आपको याद रखना ज़रूरी है, इसको हम मैनचेस्टर टाउन भी कहते थे। क्या कहते थे? मैनचेस्टर टाउन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, याद रख लीजिए। ये भी एग्ज़ाम में एक्चुअली पूछा गया था। वहाँ पे आपको हम कई तरह के सील्स वगैरह, सैक्रिफिशनल फायर, ओके, बहुत सारे हमको माइक्रो ब्रीड्स वगैरह मिले थे। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो ढोलावीरा है दोस्तों, ओके। ढोलावीरा को किसने एक्सकैवेट किया था ये भी मैंने आपको बता दिया। 1990 में हमारे जो आर.एस. बिश्त की और उनकी जो टीम थी उन्होंने इसको एक्सकवेट किया था दोस्तों, ओके। और ये जो है आपको फ्रेश वाटर फर्टाइल सॉइल से भरी हुई थी। और ऐसा माना जाता है कि जितने भी इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स हैं इससे ये सबसे लार्जेस्ट सेटलमेंट है दोस्तों हड़प्पन का, ओके। जितने भी इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स हैं सबसे लार्जेस्ट सेटलमेंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस सेटलमेंट, जैसे कि दूसरी बात करें राखीड़गढ़ी के बाद यही है डोलावीरा, ओके। और यहाँ पे रेक्टेंगुलर फोर्टिफिकेशन हमको पाया गया, कई तरह के एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी हमको देखने को मिले, जैसे इरिगेशन के डैम्स हमको देखने को मिले यहाँ, ओके। और उसके अलावा जो है एम्बैंकमेंट्स किया जाता है, यानी कैनाल्स वगैरह इसमें डिज़ाइन किए गए थे, राइट। कई तरह के गोल्ड रिंग्स हमको देखने को मिले दोस्तों इसमें, राइट। और ये ऐसा माना जाता है कि कई सालों पहले एक सबसे बड़ा अर्थक्वेक आया था, ओके। तो उस अर्थक्वेक के दौरान ढोलावीरा जो है पूरा तबाह हो चुका है, राइट। उसके अलावा भी सुरकातोड़ा इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फेमस, आपने सुना होगा सुरकातोड़ा का नाम भी, ये भुज एरिया में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ये 1972 में इसको एक्सकवेट किया था, कौन? जेपी जोशी जी के द्वारा। ये जो नाम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। इसको मैं चाहे तो बॉक्सेस भी बना देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों इनके, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग में आपको पूछ सकते हैं। और हड़प्पन जो है सुरकातोड़ा अराउंड 2300 बीसी के दौरान आए थे। और एक ये जो टाउन है एक सीटेडल टाउन इसे कहा जाता था दोस्तों, मतलब एक किला था, उसके अतराफ जो है एक फोर्टिफाइड किया जाता था स्टोन वॉल के ज़रिए से। और स्मॉल टाउन है, यहाँ पे हमको एविडेंस ऑफ पॉट बरियल मिले गए थे, राइट। और फोर्थ की बात करें तो रांगपुर है, जो कि 51 किलोमीटर से अराउंड अहमदाबाद से अगर आप देखेंगे, यहाँ पे रांगपुर में हमको राइस का एविडेंस मिला है, ओके, याद रख लीजिए। सो आर फॉर रांगपुर, आर फॉर राइस, ऐसे याद कर लीजिए आप। राइस हस्क जो है वहाँ के एविडेंस हमको मिले। और ये इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स है दोस्तों गुजरात के, जो याद रखना है ज़रूरी है। देखिए आप मैप में आपको क्लियरली दिखा होगा, देखिए ढोलावीरा, यहाँ पे आपको ढोलावीरा, राइट। लोथाल विच इज़ अ डॉक यार्ड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन यहाँ पे है, उसके ठीक नीचे ही रांगपुर आपको देखने को मिलेगा, राइट। उसके अलावा कई छोटे छोटे ऐसे साइट्स पाए गए, जैसे नागेश्वर हो गया, खिसारा हो गया दोस्तों, ओके, लोतेश्वर, नागवाड़ा, शिकरपुर, बगसारा, ओके, पिलहड़, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे पादरी। तो कई सारे इंपॉर्टेंट ऐसे साइट्स पाए गए यहाँ पे, एक वन बाय वन,
ओके, जो गुजरात में एक इम्पोर्टेंस रखते हैं हरप्पन सिविलाइजेशंस के रिलेटेड। कि उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा। तो चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज स्ट्रीमलाइन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट प्रपोजल अंडर गति शक्ति। दोस्तों इसका मकसद क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने इस तरह का नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट लेकर आया है गति शक्ति के अंदर। आप सभी लोग जानते हैं गति शक्ति के बारे में, किस तरह से जो है हम लोग पूरे इंडिया को रोड कनेक्टिविटीज प्रोवाइड कर रहे हैं इसके अंडर, ये आगे मैं आपको बताऊंगा। बट मेन एम इज़ टू ऑफर द कॉम्प्रहेंसिव ऑपरेशनल एस्टिमेट सो दैट रोड असेट अंडर गति शक्ति कैन बी बेटर मोनेटाइज। दोस्तों ओके, अब आजकल जो भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं उसको प्रॉपरली एक चेन टाइप में डेवलप कर पाएँ और उसको जो प्रॉपरली डेवलप करके पूरे इंडिया को कनेक्ट करें, इनफैक्ट इंक्लूडिंग द नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो। दोस्तों कि सेपरेटली नॉर्थ ईस्ट के ऊपर फोकस किया गया है गति शक्ति के अंडर, एक सेपरेट मॉड्यूल ही इसके लिए डिज़ाइन किया गया है। एंड दिस एडवांटेजेस प्रोजेक्ट विल अक्योर टू इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन द रीजन। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जिस शहर से रोड गुजरता है या जिस खरिये विलेज से रोड गुजरता है वहाँ का आसपास का एरिया डेवलप हो जाता है। दोस्तों ओके, कई सारे इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे इस्टेब्लिश की जाती हैं, कई सारे आईटी कंपनीज वहाँ पे आ जाते हैं। तो एज यू नो दैट इंडस्ट्रीज़ को भी अच्छा रहेगा और आसपास के जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसको भी हम डेवलप कर सकते हैं। एंड किस तरह से एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हम डिज़ाइन कर सकते हैं वो इसका मकसद है। ओके, गति शक्ति का ये मकसद है। तो चलिए नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया, दे आल्सो इन्फॉर्म्ड अबाउट द रिवाइज्ड फॉर्मेट इन नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप। दोस्तों एनपीजी ग्रुप, एक एनपीजी ग्रुप डिज़ाइन की गई थी जब एक गति शक्ति मॉडल लाया गया था। तो इसमें आपको जनरली मिनिस्टर्स, कई तरह के डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं यहाँ पे। ये लोग प्रॉपरली प्लान करते हैं दोस्तों फ्रॉम टाइम टू टाइम कि किस तरह से कहाँ पे रोड कनेक्टिविटी किया जाए और क्या क्या होते हैं। और इसमें से ग्रुप सेक्रेटरीज़ को भी जो है इन्वॉल्व किया जाता है कि उनके शहर में क्या हालत है, क्या कंडीशंस है उनके एरियाज़ में, और कहाँ से रोड पास करने से किस तरह से हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डेवलप कर सकते हैं, ये सारा कुछ डिस्कस किया जाता है। राइट, इनफैक्ट दे हैव आल्सो डेवलप सम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भी इसके तहत डेवलप किया गया है। दोस्तों ओके, और मेन इंपॉर्टेंट बात गति शक्ति होता क्या है ये जान लीजिए आप। ओके, जब से मैं बोल रहा हूँ गति शक्ति इट्स नथिंग बट इट्स एन इंटीग्रेटेड प्लान होता है। दोस्तों ओके, सारे इंडिया को हम किस तरह से रोड से कनेक्ट कर पाएँ, एक इंटीग्रेटेड प्लान है। राइट, विच विल एड्रेस द मिसिंग गैप्स टू एंश्योर सीमलेस मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, हैजल फ्री एक्सपीरियंस आप इसको कह सकते हैं। ओके, ताकि जितने भी हम हमारे देश के लोग हैं वो इजीली मूव हो सके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड आल्सो नॉट ओनली द पीपल बट आल्सो ओके गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, किस तरह से हम एक एरिया से दूसरे एरिया को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों राइट, इट एम्स टू एनहांस द ईज़ ऑफ लिविंग। मेन इसका ऑब्जेक्टिव की बात करें तो जो ईज़ ऑफ लिविंग है, या फिर आप इससे अच्छा ये कहिएगा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ओके, दिस इज़ द करेक्ट टर्म, आप इसको हम यूज़ कर सकते हैं कि ये मेन ऑब्जेक्टिव है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस किस तरह से कर सकते हैं, और जो भी डिसरप्शंस आज हम फेस कर रहे हैं ना उसको हम किस तरह के मिनिमाइज़ कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, इस प्लान के अंदर डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों ओके, एंड मेन इंपॉर्टेंट बात की बात करें तो ये जो गति शक्ति टोटल 6 पिलर्स पे डिपेंड है। कितने पिलर्स? टोटल 6 पिलर्स। पहला है आपको कॉम्प्रहेंसिवनेस। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये कि कॉम्प्रहेंसिवनेस कि होलिस्टिकल अप्रोच आप कह सकते हैं उसको। राइट, दूसरा है प्रायोरिटी कि कौन से एरिया पे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए और कौन सा जो है लेस प्रायोरिटी है। ओके, कौन सा जो है मिड प्रायोरिटी है, उसके हिसाब से इसको जो है डिज़ाइन किया जाता है। राइट, तीसरा जो है वो ऑप्टिमाइजेशन है। दोस्तों कि ग्राउंड लेवल पे आप किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या ग्राउंड रियलिटी है, ऑप्टिमाइजेशन। ओके, उसके बाद सिंक्रनाइजेशन। ओके, ऐसा नहीं कि आप एक सोच रहे हैं और प्लान एक तरफ जा रहा है, कोई सिंक्रनाइज ही नहीं है। राइट, जो पेपर में लिखा है ऑन रियलिटी अलग जा रहा है, नहीं, दोनों को सिंक्रनाइज करना भी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों राइट, उसके बाद होता है एनालिटिकल। दोस्तों राइट, क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, हम लोग को क्या फेस करना है, उसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, एनालिटिकल हो गया। और सिक्स्थ जो है डायनामिकल। ओके, डायनामिक सोचिए आप, ऐसा नहीं कि हम पुराने उसूलों हिसाब से चलेंगे, नहीं, आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है। ओके, मिशनरी बढ़ चुकी है, उसके हिसाब से हमको डायनामिकल सोच रखनी चाहिए और उसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आज हमारा जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही हाई डेवलपमेंट हो रहा है। दोस्तों ओके, हमारे जो मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि एक 48,000 करोड़ का एक नेशनल हाईवे रहेगा जो कि 6 लेन हाईवे रहेगा। दोस्तों ओके,
जो कि कनेक्ट करेगा, आई थिंक वो शोलापुर से होते हुए, इनफैक्ट मेरे शहर से भी पास होगा है, करनूल, जो मैं आंध्र प्रदेश में पैदाइश हुई थी मेरी, वहाँ से भी पास होगा। बहुत मेन मेन सिटीज़ को ये कवर करने वाले हैं। 48,000 करोड़ का 6 लेन एक्सप्रेस वे डाला जाएगा दोस्तों। ओके, तो इस तरह के बड़े बड़े प्लान्स डेवलप किए गए हैं अंडर गति शक्ति पोर्टल। और गति शक्ति जो है नॉर्थ ईस्ट में भी एक अलग मॉड्यूल उनके लिए डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि वहाँ पे सिनेरियोस थोड़े अलग होते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट इट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इशू है हमारा आरबीआई टू इशू सॉवरिन बॉन्ड्स। ओके, जो कि 2 ट्रांस में इसको रिलीज़ किया जाएगा 8,000 करोड़ ईच। ठीक है, सो आरबीआई विल इशू 5 ईयर एंड 10 ईयर ग्रीन बॉन्ड्स ऑफ 4,000 करोड़ इन ईच करेंट फाइनेंशियल ईयर। क्लियर। सो आरबीआई जो है 5 साल का एक बॉन्ड रिलीज़ करने वाली है, और दूसरा जो है 10 साल का एक बॉन्ड रिलीज़ करने वाली है, जो कि एक एक बॉन्ड आपको 4,000 करोड़ को रहेगा। उसे फिर इक्वली डिवाइड किए जाएंगे ताकि लोग लेंगे इन ईच फाइनेंशियल करेंट। सो ग्रीन बॉन्ड्स आर द बॉन्ड्स इशूड बाय एनी सॉवरेन एंटिटी दोस्तों, या फिर कोई इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप्स, या फिर कोई कॉरपोरेट्स, ताकि मेन मकसद ये होता है कि उनमें जो भी पैसा ये लोग रेज करते हैं, ओके, जो भी पैसा ये लोग इससे मदद से रेज किया जाता है, वो सिर्फ एनवायरमेंटल सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स के लिए ही यूज़ किया जाता है। इट्स नॉट फॉर देयर सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, या फिर कोई कंपनी डेवलपमेंट करने के लिए, या फिर कोई प्रोजेक्ट खड़ा करने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए डेवलप किया जाता है जो भी पैसा इससे रेज करते हैं दोस्तों। ठीक है, सो यहाँ पे देखेंगे आप, जो दिस वर अनाउंस्ड एक्चुअली इन द बजट 2022-23, और पहली बार इसका फ्रेमवर्क लाया गया था नवंबर, यानी 2-3 महीने पहले ही इसका फ्रेमवर्क को डिज़ाइन किया गया था नवंबर 2022 में आरबीआई के द्वारा। ओके, और इसका जो अनाउंसमेंट था वो यूनियन बजट 2022 में अनाउंस किया गया था दोस्तों, कि इस तरह से ग्रीन बॉन्ड्स लेकर आ रहे हैं। ओके, क्या क्या प्रोजेक्ट्स होंगे इसमें आपको रिन्यूएबल एनर्जी के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होंगे, राइट, एफिशिएंसी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, क्लाइमेट चेंज अडॉप्शन के लिए ये पैसा इस्तेमाल किया जाएगा, पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ग्रीन बिल्डिंग्स, जी हाँ, ग्रीन बिल्डिंग्स बनाने में, और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए ये सारा जो पैसा इस बॉन्ड्स के ज़रिए से रेस करते हैं, वो सारा कुछ इसी में इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस के बारे में दोस्तों, कि क्या ज़रूरत थी इस तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाने के लिए। देखिए, मेनली एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बताया गया है, नॉट ओनली नाउ, अभी बात करें तो बजट में भी इसके बारे में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने भी बताया है कि जिस तरह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है हमारे वर्ल्ड में, और क्लाइमेट चेंज जिस तरह से रैपिडली बदल रहा है सब कुछ, ओके, कई सारे ग्लेशियर्स जो है पिघल रहे हैं, राइट, उसको टैकल करने के लिए कहीं ना कहीं से तो हमको फाइनेंशियल एक पार्ट को डेवलप करना पड़ेगा दोस्तों, तभी जाके हम इसको टैकल कर पाएंगे। इनफैक्ट हम लोग जो है ज़ीरो कार्बन एमिशन की तरफ भी अभी बढ़ रहे हैं। इंडिया का टारगेट आपको पता है 2070 है दोस्तों, हम ज़ीरो कार्बन एमिशंस तक पहुंच जाएंगे। तो ये इस तरह के स्लो बाय वन स्टेप लिया जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ये, याद रख लीजिए क्या है ये, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ये। ओके, आपको एमसीक्यू इसमें कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाएगा, जो कि मेनली आपको क्लाइमेट चेंज के लिए डील करते हैं, एंड ये एक तरह के बिजनेस स्ट्रैटेजी भी आप मान सकते हैं दोस्तों। कि कई तरह के आपको इन्वेस्टर्स रहेंगे, राइट, उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए कि वो अपना पैसा कहाँ पे ये लोग इन्वेस्ट कर पाएँ, तो उनके लिए एक बिगर अपॉर्चुनिटी है। इट कैन इन्फ्लुएंस द बिजनेस स्ट्रैटेजी ऑल्सो, जैसे मैंने कहा आपको कि इट कैन इन्फ्लुएंस द business strategies. Okay, they got a platform so that they can invest in that, and it can engage in the good practices दोस्तों। अपना पैसा वेस्ट ना हो, या फिर कोई पैसा गलत जगह ना लग जाए, उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प टू टैप द फाइनेंस फॉर डिप्लॉयमेंट इन पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स। जो भी पैसा ये लोग डेवलप जो यहाँ से रेज करते हैं, दे कैन ऑल्सो डिप्लॉय इन पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स में भी इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, ताकि कार्बन इंटेंसिटी को कम कर पाएँ। ओके, क्या मेन मकसद रहेगा इसका, कार्बन इंटेंसिटी को कम करना। ठीक है, दिस इज़ द मेन सिग्निफिकेंस, जो हाईलाइट पॉइंट्स है जो मैंने आपसे शेयर किए। इसके अलावा भी आप कई सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं दोस्तों, ओके, कि रिन्यूएबल एनर्जी आप डेवलप कर सकते हैं, कई सारे सोलार पावर प्लांट्स आप लगा सकते हैं इसके ज़रिए से, कई सारे विलेजेस को आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं इनसे प्रोजेक्ट्स विदाउट यूजिंग द कोल एंड ऑल, राइट। सो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी, इसको इंक्लूड कीजिएगा तो एग्जामिनर पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और रही बात अभी चैलेंजेस की, ऑब्वियसली हर प्रोजेक्ट में, हर कॉन्सेप्ट में कोई ना कोई चैलेंजेस होता है, यहाँ पे भी थोड़े थोड़े चैलेंजेस है।
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोई अभी फ्रेमवर्क कोई डिज़ाइन नहीं किया गया है दोस्तों। देर इज़ ए लैक ऑफ रोबोस्ट फ्रेमवर्क। ओके, कोई तगड़ा कोई असेसमेंट फ्रेमवर्क ऐसा कोई अभी डेवलपमेंट नहीं है। अभी स्टिल इसको प्रॉपरली एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन करना है ताकि हम जो है जो एनवायरमेंटल आउटकम्स है उसको क्वान्टिफाई कर पाए। ओके, टू क्वान्टिफाई एनवायरमेंटल आउटकम्स, जितने भी एनवायरमेंटल आउटकम्स है उसको हम क्वांटिफाई कर पाएँ, उसको टैकल कर पाएँ आगे चलकर। एंड लिक्विडिटी इशू फॉर इन्वेस्टर है दोस्तों, क्योंकि हमारा अभी जो इंडियन मार्केट है स्टिल इट इज़ ए स्मॉल मार्केट एंड यहाँ पे कई तरह के लिक्विडिटी इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं दोस्तों, बहुत करोड़ों का पैसा ये लोग खर्चा करते हैं। एंड ग्रीन वॉशिंग ड्यू टू एलिजिबिलिटी ऑफ वाइड रेंज ऑफ प्रोजेक्ट, ये भी एक वन ऑफ द चैलेंज माना जा रहा है। सो देर विल बी ए ग्रीन वॉशिंग ड्यू टू एलिजिबिलिटी ऑफ वाइड रेंज ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, कितने भी प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हैं, बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, तो ग्रीन वॉशिंग कहीं ना कहीं होगी यहाँ पे। सो दिस आर द फ्यू चैलेंजेस विच आई थॉट टू शेयर विथ यू। तो लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट टॉपिक। तो इंडिया लॉस्ट 2 आउट ऑफ 5 वेटलैंड्स इन लास्ट 3 डिकेड्स। तो रिसेंटली वेटलैंड इंटरनेशनल के स्टडी के ज़रिए से एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है दोस्तों, कि इंडिया में लास्ट 3 डिकेड्स यानी 30 ईयर्स का अगर आप डेटा देखेंगे तो ऑलरेडी हम लोगों ने 5 वेटलैंड में से 2 वेटलैंड कम्प्लीटली लॉस्ट हो चुके हैं दोस्तों। ओके, वी आर लॉस्ट एंड वी आर नॉट एबल टू रिट्राइव इट। ओके, सो एक स्टडी बाय WI, दैट इज़ वेटलैंड इंटरनेशनल, एक नॉन गवर्नमेंट ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर इन नेदरलैंड्स, फाउंड 40% ऑफ वाटर बॉडीज हैव लॉस्ट सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स। दोस्तों क्या रीज़न है वो भी बताया इन्होंने। इट इंक्लूड मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और जो हाउसिंग प्लान्स है वो एक्सपैंड हो चुके हैं, राइट। और जो वाटर को जिस तरह से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है ना, आपको अपने छोटे गांव में उतना नहीं दिखेगा, बट जितना आप अर्बन एरियाज़ में रहेंगे आपको दिखेगा दोस्तों ओपनली कि किस तरह से वाटर एक्सप्लॉइट किया जाता है। मैं खुद एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में हूँ, बेंगलुरु में। मैं जानता हूँ पर्सनली, मैंने आँखों से देखा है, आँखों देखा है ये किस तरह से यहाँ पे वाटर को एक्सप्लॉइट किया जाता है, वेस्ट किया जाता है इधर, राइट। और कोई अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी नहीं होती है इन लोगों के पास। फिर यही लोग बोलते हैं दूसरे दिन की वाटर की कमी हो रही है, बट यही लोग वाटर को एक्सप्लॉइट करते हैं दोस्तों। जिस तरह से यहाँ पे रोज़ाना जो 30 फ्लोर्स 40 फ्लोर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किए जाते हैं, बिल्डिंग्स खड़े किए जाते हैं, उसको सप्लाई करने के लिए, उसको उसके रिक्वायरमेंट को मीट होने के लिए कई तरह का वाटर को एक्सप्लॉइट किया जाता है दोस्तों, राइट। तो ऑब्वियसली सही रीजंस बताए उन्होंने। 40% ऑफ द वाटर बॉडीज़ अब उनके पास उतने ताकत नहीं है कि वो सर्वाइव कर पाएँ एक्वाटिक एनिमल्स को। ओके, एंड वेटलैंड्स आर द लैंड ट्रांजिशन बिटवीन टेरिस्ट्रियल और एक्वाटिक सिस्टम के बीच में जो वेटलैंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं, ओके, दिस आर द एक्वाटिक सिस्टम एंड दिस आर द टेरिस्ट्रियल आइलैंड्स। उसके बीच में जो होते हैं, जो ट्रांसिशन होता है उसको हम वेटलैंड्स कहते हैं दोस्तों। ओके, जहाँ पे वाटर टेबल जो कि बहुत ही लो होता है और नियर टू सरफेस होता है, अगर आप बात करेंगे, इमेज में आपको क्लियर दिख रहा होगा, राइट। सो बेसिकली इंडिया इज़ ए कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी टू रामसार कन्वेंशन। ये तो आपने बहुत बार इसको देखा भी होगा, राइट, बहुत बार अपने एग्जाम्स में भी सुना होगा। सो हम लोगों ने जो है रामसार कन्वेंशन को अडॉप्ट किया था 1971 में दोस्तों। दैट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड एंड देयर रिसोर्सेज। ओके, सो इंडिया इज अराउंड 2.2 लाख बिग वेटलैंड्स, ओके, एंड 75 वेटलैंड्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ रामसार वेटलैंड। अभी टोटल इंडिया की बात करें, अभी टोटल इंडिया में जो है आपको 75 वेटलैंड्स है दोस्तों। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ राम साइट्स जो है आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे। उसके बाद यूपी आता है, जो कि यूपी के पास टोटल 10 वेटलैंड्स है। ठीक है, सो याद रख लीजिए, तमिलनाडु इज़ द फर्स्ट एंड सेकंड इज़ द यूपी। एंड इंडिया ने जो है रामसार कन्वेंशन को साइन किया था 1971 में। और रिसेंटली जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हुआ था टू द रामसार कन्वेंशन। जिस तरह से हम बोलते हैं ना COP, जो क्लाइमेट चेंज के कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, उसी तरह इनका भी एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज टू द रामसार कन्वेंशन हुआ था इन COP 14। ओके, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया है। ओके, एक्चुअली जो कॉल फॉर किया था सारे कंट्रीज़ को, दैट इज़ वुहान डिक्लेरेशन दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट है, नाम याद रख लीजिए, वुहान डिक्लेरेशन के यहाँ पे ये रखा गया था। तो इसका मकसद ये है कि जो भी प्रैक्टिकल एक्शंस को डेवलप कर पाए, ताकि हम जितने भी वेटलैंड है उसको प्रॉपरली कंजर्व कर सकें दोस्तों।
ओके, कंजर्व कर सके या फिर उसको रिस्टोर कर सकें या मैनेज कर सकें, ये सारे चीज़ें उसमें बात की है वुहान डिक्लेरेशन में, राइट। किस तरह से वर्ल्ड वाइड हम लोग इसको अवेयरनेस प्रोग्राम ला सकते हैं और यहाँ पे किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इन्होंने एक एक्चुअली एक स्ट्रैटेजी, एक प्रोग्राम भी डेवलप किया है जिसे हम कहते हैं इम्पैक्ट ओरिएंटेड प्लान, ओके, जिसका नाम इन्होंने रखा है इम्पैक्ट ओरिएंटेड प्लान दोस्तों, ओके। और ये प्लान कब तक चलेगा? 2030 तक चलेगा, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बोला है आपको। स्कॉप 14 जब हुआ था रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स पे, तो उन्होंने एक वुहान डिक्लेरेशन को कॉल फॉर किया है और कई तरह के प्रैक्टिकल एक्शंस बताए गए आपको कि किस तरह से आप कंजर्व कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। और इसके अलावा भी उन्होंने एक इम्पैक्ट ओरिएंटेड प्लान को भी शेयर किया है जो कि चलेगा 2030 तक। तो सारे कंट्रीज इसको फॉलो अप करना पड़ेगा, ओके। सो दिस इज़ अबाउट फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मैंने आपसे चाहा कि शेयर करूं, ओके। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारा एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, सो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम पीएम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। इनका मेन मकसद था टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ ब्लॉक्स लैगिंग ऑन वेरियस डेवलपमेंट पैरामीटर्स। सो इट वाज इनिशियली जो है हमारे यूनियन बजट जो 2022-23 में लाया गया था, इट्स सेट टू कवर 500 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। एंड दिस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है 2018 में ही इसको लॉन्च कर दिया गया था। 112 डिस्ट्रिक्ट पहला फेज़ आप समझ सकते हैं इसको। फेज़ 1 में जो है इसमें 112 डिस्ट्रिक्ट्स कंसिडर किए गए थे दोस्तों, जहाँ पे कई तरह के सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम्स को लाया जाएगा, राइट। नोडल ऑफिसर्स को अपॉइंट किए जाएंगे उनके डेवलपमेंट के लिए। अभी जो है रिसेंटली जो यूनियन बजट में दोबारा इसको इंक्रीज़ करके अभी 500 डिस्ट्रिक्ट्स कर दिया गया है, ओके। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट है हमारा विलेज डिफेंस कमिटीज़ की बात करें तो रिसेंटली लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर agreed to set up VDCs, first formed in the mid 1990s in Doda district, और VDCs are a force multiplier against militant attacks, okay? और यहाँ पे कि विलेज के में ही वहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, उनके कमिटीज़ को बनाया जाएगा। दे फंक्शंस अंडर एसपी और एसएसपी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, कंसर्न विद एक्स सर्विसमैन या फिर एक्स पुलिसमैन होंगे, ओके। एंड एबल बॉडी यूथ एज ए मेंबर ऑन वॉलंटरी बेसिस दोस्तों, ओके। ये जो है एक विलेज डिफेंस गार्ड्स की तरह काम करेंगे एक्चुअली, एंड विथ यहाँ पे इनको प्रॉपरली पेमेंट वगैरह भी दिया जाएगा ताकि कोई भी सडन अटैक से खुद जो है दे कैन फाइट विद देम, ओके। इट इन्वॉल्व, यहाँ पे देखिए मेन पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स द रेजिडेंट ऑफ रिमोट हिली विलेजेस फॉर ट्रेन एंड गेन वेपन्स टू डिफेंड देमसेल्फ, अपने आप को वो डिफेंड कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा डिजिटल इंडिया अवार्ड्स। प्रेसिडेंट रिसेंटली जो है डिजिटल इंडिया अवार्ड्स अनाउंस किए थे ताकि इनकरेज करें, ऑनर करें फॉर इनोवेटिव डिजिटल सोल्यूशन, exemplary initiative by various government entities at all levels, okay। and this digital india awards has been institute किसके द्वारा ये लाया गया है? by ministry for electronics information technology under the aegis of national portal of india दोस्तों, ठीक है। तो कौन से ऑर्गेनाइजेशंस को मिला है या फिर कहीं कौन से पोर्टल को मिला है? तो विनर फॉर 2022 की बात करें डिजिटल इंडिया अवार्ड्स, तो पहला जो है ई नाम दोस्तों। सो ई नाम जो आप सभी लोग जानते हैं पैन इंडिया का एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, ओके, जो कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के लिए आई थिंक बनाया गया था इसे, राइट। तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के लिए एक पैन इंडिया डेवलप किया गया था, ये नंबर 1 पे है, इसको दिया गया अवार्ड। दूसरा अगर आप बात करें तो ई विवेचना है दोस्तों, ई विवेचना ऐप, ताकि ये क्राइम इन्वेस्टिगेशन में मदद करेगा आपको, इस तरह का ऐप। एंड थर्ड वन इज़ माइन मिंत्रा, ओके, माइन मित्रा। ये जो है आपको जो भी माइनिंग प्लान्स हैं उसको अप्रूवल के लिए, हेजल फ्री एक्सपीरियंस के लिए इस तरह का ऐप डेवलप किया गया था। नेक्स्ट है दुआरे सरकार दोस्तों, दुआरे सरकार, इसके बारे में आपने आई थिंक करंट अफेयर्स में भी देखा होगा प्रीवियसली। ये आपको जो है पीपल्स डोर स्टेप जो होते हैं उनके घर के दरवाजे तक कई सारे वेलफेयर स्कीम्स को पहुंचाते हैं दोस्तों, ठीक। सो दुआरे सरकार है। तो ये चारों को जो है डिजिटल इंडिया अवार्ड्स इस बार मिले हैं। होप सो, कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम जो जिनको मिला है। एंड ये एक्चुअली इंस्टीट्यूट किया गया था मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया के अंडर आता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अर्थ रेडिएशन बजट सैटेलाइट, ओके। नासा ने रिसेंटली ERBS सैटेलाइट को रिटायर कर दिया है दोस्तों, जिसका फुल फॉर्म है अर्थ रेडिएशन बजट सैटेलाइट, ओके। अब ये अर्थ एटमॉस्फेयर में री एंटर करेगा। इसको एक्चुअली लॉन्च किया गया था 1984 में, ओके। और ERBS वॉज अ पार्ट ऑफ नासास 3 सैटेलाइट
अर्थ रेडिएशन बजट एक्सपेरिमेंट था, और कई तरह के एक्टिविटीज़ इसने कैरी की है दोस्तों। अर्थ का रेडिएटिव एनर्जी कितना है उसको कैलकुलेट करने में बहुत ही मदद किया है ये जो सैटेलाइट है, ओके, इंक्लूडिंग जोन्स एंड एनर्जी बजट कितना है, किस तरह से ये अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको आ रही है सन और अर्थ के बीच में, अर्थ कितना ऑब्जर्व कर रहा है, राइट। तो इससे हमको पता चलेगा हमारी अर्थ की क्लाइमेट हेल्थ हम पता लगा सकते हैं, ओके। सो वी कैन get a brief idea, we can understand the climate health of our earth. So what amount of energy is maintaining between the sun and earth, and how much energy that earth observe, okay. This is everything has been calculated by using this earth radiation budget satellite, okay. एट ओजोन लेयर्स का भी ये जो है प्रॉपरली कर रहा था, मॉनिटरिंग कर रहा था। सो नेक्स्ट है हमारा महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। रिसेंटली केरला की जो गवर्नमेंट है हैज़ लॉन्च ए वेलफेयर फंड बोथ टू प्रोवाइड पेंशन टू मनरेगा वर्कर्स, ओके, फंडेड बाय गवर्नमेंट, ग्रांट प्रीमियम कलेक्टेड फ्रॉम रजिस्टर्ड वर्कर्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ द लोकल बॉडीज एंड द लोन्स अवेल बाय फंड बोर्ड, ओके। तो रिसेंटली जितने भी मनरेगा वर्कर्स हैं और उन्होंने केरला गवर्नमेंट एक वेलफेयर फंड बोर्ड लॉन्च किया है ताकि इन लोगों को पेंशन दिया जाए दोस्तों, ठीक है। एंड इट विल प्रोवाइड मंथली पेंशन टू मनरेगा एंड स्टेट अयंकली अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी वर्कर स्कीम अबोव 60। जो भी लोग 60 ईयर्स के अबोव हैं उनको जो है मंथली पेंशन मिलेगी, जो चाहे वो मनरेगा के वर्कर्स क्यों ना हो। और दूसरा इनकी खुद की एक स्टेट की स्कीम है जिसका नाम है अयंकली, ओके। तो दोनों लोगों को जो भी 60 साल की उम्र के ऊपर होते हैं उनको पेंशन दिया जाएगा, राइट। मनरेगा के बारे में आपने बहुत सुना होगा, थोड़ा बहुत मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ स्कीम से। सो इसको जो है एमजी नरेगा भी कहते हैं, कई सारे लोग मनरेगा भी कहते हैं, ओके। तो इसको एक्चुअली लॉन्च किया गया था दोस्तों 2005 में, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है। 2005 में इसको लॉन्च किया गया था एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम, ओके, लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम। और ये किसने लॉन्च किया था? बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, याद है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका फुल फॉर्म तो आप सभी लोग जानते हैं, राइट। चलिए वो भी बता देता हूँ मैं आपको। इसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट दोस्तों, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में इसको लॉन्च किया गया था। मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट ये लोग प्रोवाइड कर सके दोस्तों, कि इन एवरी फाइनेंशियल ईयर में 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट ये लोग प्रोवाइड कर सके। तो किसके लिए? टू अडल्ट मेंबर्स के लिए, ओके। और जो भी काम करने लायक है उनके लिए जो है प्रोवाइड किया जाएगा टू एनी रूरल हाउस होल्ड्स। ये मेनली फोकस की गई थी रूरल हाउस होल्ड्स में, राइट। और एज ऑफ नाउ अगर बात करें 2022-23 की बात करें तो 15 करोड़ एग्जैक्टली बात करें तो 15.4 करोड़ एक्टिव वर्कर्स हैं अंडर मनरेगा, ठीक है। कितने हैं? 15.4 एक्टिव वर्कर्स अंडर मनरेगा, या फिर जो भी आप कहें इसको एमजी नरेगा भी कहते हैं, ओके, ठीक है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं लीगल राइट टू वर्क है, अनलाइक अर्लियर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ये जो एक्ट है आपको जितने भी क्रोनिक पॉवर्टी है उसको एड्रेस करने में मदद कर सकता है। एंड एटलीस्ट यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि 1/3 शुड बी वुमेन, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1/3 बेनिफिशियरीज ऑफ दिस स्कीम मस्ट बी द वुमेन। और ये जो वेजेस है ना जो पे करते हैं इस एमजी नरेगा के स्कीम के अंडर, कौन सा एक्ट के अंदर इसको पे किया जाता है? थ्रू मिनिमम वेजेस एक्ट, ओके, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 जो वेजेस एक्ट है इसके तहत इसको पे किया जाता है दोस्तों, राइट। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट लीगली बैक गारंटी स्कीम माना जाती है, ओके, फॉर रूरल टू गेट वर्क। और इनका मकसद ये होता है कि 15 दिनों के अंदर अंदर इसको काम मिल जाना चाहिए, जो भी रूरल अडल्ट है उसको मिल जाना चाहिए। एंड दे ऑल्सो कीप ए मेन डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, ओके। ये एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। और इसको जो है आप इंटीग्रेट कर सकते हैं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। मैं थोड़ा इसको रेस कर देता हूँ ताकि आपको ठीक से समझा सकूँ किस तरह से आप इसको इंटर रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। मिनट, जस्ट गिव 1 मिनट। इरेजर जो है थोड़ा स्लो है, पता नहीं प्रॉपरली रब नहीं कर पा रहा है क्यों, ओके। चलिए, सो दिस एमजी नरेगा कॉन्ट्रीब्यूशन टू मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। पहला जो है इसका, फर्स्ट वन इज़ पावर्टी, ओके। पहला गोल आप सभी लोग जानते हैं जो एसडीजी का है, नो पावर्टी दोस्तों, ठीक है। दूसरा गोल ज़ीरो हंगर, जी हाँ, ज़ीरो हंगर, ठीक। तीसरा गोल की बात करें गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ये भी इसमें भी कंट्रीब्यूट करता है ये स्कीम, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, राइट। और दूसरा की बात करें दैट इज़ क्वालिटी एजुकेशन भी आपको इसमें करता है,
राइट। तो आप कमाएंगे, आपके पास वेजेस आएंगे, तो आप जो है क्वालिटी एजुकेशन अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। राइट। जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है इसमें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यू नो जेंट्स को या मेंस को ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पे 1/3 ऑफ वुमेन भी जो है वुमेन्स रहेंगे। ओके, 1/3 विल बी वुमेन बेनिफिशियर। जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है। राइट। डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ की भी बात किया गया है दोस्तों, जो कि 8th गोल है ये। ओके, एसडीजी का 8th गोल क्या है? डिसेंट वर्क की बात की गई। यहाँ पे आपको 15 दिन के अंदर काम दिलाया जाएगा, वेजेस मिलेंगे, आपको पेंशन भी अभी मिल सकती है। राइट, जो कई सारे स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स अप्रूव कर रहे हैं। उसके बाद आपको इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको कंट्रीब्यूशन रहेगा। ओके, काम मिलेगा तो ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप होगा ही ना। ये 9th गोल है। और 10th गोल की बात करें, इट कैन रिड्यूस द इनइक्वालिटीज़ ऑल्सो। जैसे मैंने पहले भी आपको बता दिया है, यहाँ पे जो बेनिफिशियरीज हैं वो 1/3 वुमेन्स भी रहेगा। तो इसके ज़रिए से क्या है, हम लोग कहीं ना कहीं इनइक्वालिटीज़ को भी समाज से, सोसाइटी से रोक रहे हैं दोस्तों। क्लियर? सो दिस आर द फ्यू पॉइंट्स विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एमजी नरेगा। अगर आप ये सारे पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं अगर आप एग्जाम में लिखेंगे ना, तो डेफिनेटली यू विल हैव ए गुड मार्क्स इन दैट दोस्तों, कि किस तरह से आपने इंटीग्रेट किया है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से, क्या क्या इनका ऑब्जेक्टिव है। राइट, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। तो तुलाल हो गया दोस्तों। उथन तुलाल और तुलाल इज़ ए रिसाइट एंड डांस आर्ट फॉर्म ऑफ केरला, जो कि एक फेमस है उसके ह्यूमर और सोशल सटायर से। आप यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं, इनका जो ह्यूमर होता है बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों, कि ह्यूमर और सोशल सटायर्स के लिए ये फेमस है। राइट। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन द 18th सेंचुरी बाय लेजेंडरी पोएट कुंचन नंबियार। किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये कुंचन नंबियार जी ने इंट्रोड्यूस किया था। इट इज मार्क बाय इट्स सिंप्लिसिटी एज सपोज टू मोर कॉम्प्लेक्स डांस फॉर्म लाइक कथकली एंड कोडियट्टम। सिर्फ एक्सप्रेशंस में ही इसको जो है डांस वगैरह एक्सप्लेन किया जाता है। एंड तुलाल परफॉर्मर इज सपोर्टेड बाय ए सिंगर। ओके, उसके साथ एक सिंगर भी होता है दोस्तों, हु रिपीट द वर्सेस एंड इज अकम्पनाइड बाय ऑर्केस्ट्रा। ओके, जिसे हम मृदंगम कहते हैं या फिर तोपी मंदलम, या फिर सिम्बल्स कहते हैं दोस्तों। ठीक है, सो बेसिकली ये ऑर्केस्ट्रा ही होता है। कई कई नाम इसको दिए गए हैं, मृदंगम, तोपी मंदलम या सिम्बल्स। एंड इट हैज स्पॉन्ड इनटू 3 सेपरेट वर्जन, जिसे हम उटन तुलाल, ओके, सितकन तुलाल या फिर परियन तुलाल के नाम से भी जाना जाता है। 3 सेपरेट वर्जन है इसके। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द एंड ऑफ टुडेस लेक्चर। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर मेरा पसंद आया होगा। दिस लास्ट न्यूज़ कम्स अंडर क्लासिकल डांस फॉर्म्स में आता है दोस्तों, जो कि यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है। यहाँ पे आपको डेफिनेटली एक एमसीक्यू हर साल यूपीएससी पूछता ही है। ओके, तो इसलिए मैं सोचा कि क्लासिकल डांस फॉर्म को भी इंक्लूड करते हैं, जो कि न्यूज़ में है। तो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर। हमने बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर किया ऑफ 10th एंड 11th जान के। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा मैं आपको विथ मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, विथ मोर एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए आपका बस एक ही काम है कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू सो मच।